नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी कहानी में। और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बस ड्राइवर की है और यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर मोहनदास ने भेजी। तो चलिए राहुल की इस कहानी को पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इससे आपकी और हमारे नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय न लेते हुए मोहनदास के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहनदास है। मैं के कुशीनगर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। अब अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कौन हूं, तो बस यूं समझ लीजिए कि पिछले 16 साल से सरकारी और गैर सरकारी बसों को चलाते चलाते मेरी उम्र भी धीरे धीरे उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां इंसान हर रोज खुद को थका हुआ महसूस करने लगता है, मगर फिर भी पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए बस स्टार्ट करनी ही पड़ती है। अब मैं यह जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, या कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। यह कोई बच्चों को सुनाने वाली भूत की कहानी नहीं, ना ही कोई फिल्मी सीन है जिसमें कोई हीरो आता है और भूतों से लड़कर जीत जाता है। यह उस रात की बात है जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सच में मौत को सामने खड़ा देखा था, और वह भी हंसते हुए। यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, यही कोई 2-3 साल पहले की बात है। हमारे गांव के पास एक दूसरा गांव है भसौली। वहां के किसी अमीर जमींदार की बेटी की शादी थी। परंपरा के मुताबिक उन्हें बारात से पहले अपने कुल देवता के मंदिर में जाकर जागरण करना था। अब उनके परिवार ने मेरी बस को बुक कर लिया। एक दिन पहले ही मेरी बीवी ने कहा, रात का काम है, खाना ले लेना साथ में। पर मैंने टाल दिया। क्या करोगी खाना बना के? लौट के आऊंगा तो खा लूंगा। मैंने शाम के करीब 4 बजे उस गांव से बारातियों को लेकर कुलदेवता के मंदिर के लिए निकलना शुरू किया। मंदिर पहाड़ी पर था। रास्ता घना, संकरा और लंबा। रास्ता लगभग 3 घंटे का था। हम वहां पहुंचते पहुंचते करीब 8:15 चुके थे। जब तक सब उतरकर पूजा करके कुछ देर बैठ बैठ के वापसी का मन बनाते, तब तक 9:30 चुके थे। अब आगे का सफर मेरा अकेले का था। खाली बस, घना जंगल और एक बेहद सुनसान पहाड़ी रास्ता। रात का वक्त, ऊपर से तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल तो नहीं थे, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। जैसे जैसे मैं बस लेकर नीचे उतरने लगा, वैसे वैसे भूख का एहसास भी बढ़ता जा रहा था। काश खाना रख लिया होता। यह बात बार बार मन में आ रही थी। रास्ता लंबा था और अब तक तो कोई होटल या ढाबा भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मन में यही उम्मीद थी कि शायद आगे कहीं कुछ मिल जाए। अब जैसे ही मैं करीब 10:15 पर उस पहाड़ी के नीचे के हिस्से में पहुंचा, तभी मुझे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा नजर आया। हल्की सी लाइटिंग, 2-3 टेबल और वहां बैठे कुछ लोग। मन में ख्याल आया, चलो यहीं रुकते हैं। बस को मैंने सड़क के किनारे लगाया, गमछा लिया और नीचे उतरा। पर नीचे उतरते ही एक अजीब सी बात हुई। जैसे ही मैं बस के दरवाजे से बाहर निकला, मेरे नाक में एक तेज बदबू आई। सड़ी हुई मांस जैसी, या यूं कहें कि जैसे कोई जानवर कई दिनों से मरा पड़ा हो। पर अजीब बात यह थी कि वहीं टेबल पर 3-4 लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठे हुए खाना खा रहे थे। मैंने गमछा से नाक ढांप ली और तेजी से ढाबे की तरफ बढ़ गया। वहीं टेबल पर एक औरत और एक जवान लड़की बैठी हुई थी। औरत ने गहरा लाल रंग का घूंघट निकाला हुआ था और लड़की के बाल खुले हुए, चेहरा आधा ढका हुआ। एक बार को लगा कि शायद शादी से लौट रही होंगी, पर मन के अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी, बिना किसी कारण के। मैं काउंटर की तरफ गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कौन है भाई? मैंने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। पीछे से उस घूंघट वाली औरत की आवाज आई, यहां कोई नहीं आएगा, यहां कोई नहीं आता। मैं पलटा, पूछा, क्यों? ढाबे वाला कहां गया? पर अब वो औरत चुप और लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों चुप और बाकी खाने वाले लोग, उन्हें जैसे मेरे होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक मुझे ढाबे के अंदर से रसोई में बर्तन चलने की आवाज आई। मैं अंदर गया। एक आदमी था पीठ मेरी तरफ। बिना देखे ही बोला, क्या खाना है? मैंने कहा, 1 प्लेट मटन बिरयानी बना दो। वो कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप बना रहा था।
अब जैसे ही मैं बाहर आया और टेबल पर बैठा, मुश्किल से 1 मिनट ही बीता होगा कि वही आदमी मटन बिरयानी की प्लेट लेकर आ गया। इतनी जल्दी मैं चौंका, क्योंकि अंदर तो कोई बिरयानी बनती हुई नजर नहीं आई थी। फिर इतना जल्दी कैसे? उसने प्लेट रखी और हंसते हुए बोला, खा लो साहब, नसीब वालों को ही हमारे ढाबे का खाना नसीब होता है। उसकी हंसी कुछ अजीब थी, पर भूख इतनी ज्यादा थी कि मैंने सब बातें दरकिनार कर दी। अब आप लोगों को यहां पर एक बात मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि उस वक्त जब मैंने वह मटन बिरयानी की प्लेट अपने सामने रखी हुई देखी थी, तो पहले पहल मेरे मन में यह ख्याल आया था कि चलो कम से कम आज रात भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ता मैं तय करके आ रहा था उसमें तो कई किलोमीटर तक ऐसा कोई ठिकाना नजर ही नहीं आया था जहां एक अध रोटी भी मिल जाए। और फिर उस ढाबे वाले ने जैसे वह बिरयानी रखी थी और जो वह बोलकर गया था, नसीब वालों को ही यहां का खाना नसीब होता, तो उस वक्त उसके मुंह से निकले हुए इन शब्दों ने ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास भर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरे कुएं में उतरते वक्त किसी ने ऊपर से एक रस्सी खींच ली हो और अब नीचे सिर्फ सन्नाटा बाकी हो। लेकिन तब भी भूख की मार ऐसी थी कि दिल ने कहा, छोड़ो मोहनदास, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, खाना खा और बस चलाकर घर पहुंच जा। मैंने पिंक से पहला निवाला लिया और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस बिरयानी में एक अजीब सा स्वाद था, इतना खास, इतना मसालेदार, इतना लजीज कि उस एक निवाले ने जैसे मेरे मुंह की सारी थकान उतार दी हो। पर बात वहीं तक नहीं रुकी। जैसे जैसे मैंने दूसरा और फिर तीसरा निवाला लिया, वैसे वैसे एक अजीब सी चीज महसूस होने लगी। वो स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा था, इतना अच्छा कि मैं खुद से पूछ बैठा, ये आखिर है क्या? ये मटन ही है ना? अब देखिए, 16 साल से बस चलाते चलाते मैं ना जाने कितने ढाबों पर खा चुका हूं, लेकिन ऐसा स्वाद पहली बार। और जो लोग असली मटन बिरयानी के शौकीन होते हैं वह जानते हैं कि उसमें किस किस तरह का हड्डी मांस का संतुलन होता है। पर इस बिरयानी में तो अब यहां से मामला धीरे धीरे बदलने लगा। मैंने जब चौथा पांचवा निवाला लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पिंकी किसी कठोर चीज से टकराई हो। मैंने नीचे देखा, एक छोटी सी हड्डी थी, बिल्कुल पतली सूखी और सीधी बकरे की होगी। यह सोचकर मैं उसे साइड कर ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ गया जो अब भी उसी टेबल पर बैठी थी, खुली बालों वाली। वो अब भी मेरी तरफ देख रही थी बिना पलकें झपकाए, और जब मेरी नजर उससे मिली तो वह हल्के से मुस्कुराई। लेकिन उसकी मुस्कान वो इंसानों जैसी नहीं थी। उस मुस्कान में एक सूनापन था, जैसे कोई बरसों से शिकार का इंतजार कर रहा हो, जैसे किसी को यकीन हो कि अब तू बच नहीं सकता। मोहनदास, मैंने पिंकी नीचे रखा, बिरयानी के चावलों को थोड़ा सा साइड किया और तभी एक छोटा सा पंजा नजर आया। मैं ठिठक गया। वो पंजा बिल्कुल इंसान के बच्चे के हाथ जैसा था, नरम हड्डी, छोटे नाखून और उस पर मसाले चिपके हुए थे। मेरे हाथ से पिंकी छूट गई। अब दिल की धड़कन एकदम तेज। मैंने तेजी से वह चावलों का ढेर साइड किया और जैसे ही उस बिरयानी के नीचे की परत हटाई, सामने एक कटी हुई मासूम सी लाश थी। 2-2.5 साल के बच्चे की उसका चेहरा नहीं था, गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं। बदन को कई जगहों से काटा गया था और उन कटे हिस्सों में मसाले भर दिए गए थे। छाती चिड़ी हुई थी और वहां से शायद कलेजा भी निकाला गया था। अब आप खुद सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं उछलकर पीछे की तरफ हट गया। कुर्सी गिर गई, प्लेट भी जमीन पर गिर गई। उल्टी जैसा मन हुआ, गला सूख गया, पैर कांपने लगे। पर उस टेबल पर बैठी वो औरत और वो लड़की अब भी वैसे ही बैठी थी, मुस्कुराती हुई, और अब उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। उनकी आंखें जैसे मेरी आत्मा के आर पार देख रही थीं। अब एक बात और बताऊं आपको, जब डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान का दिमाग खुद से बातें करने लगता है। उस वक्त मुझे मेरे बाबा की कही बातें याद आई। हीरा दास, अगर कभी किसी जगह तुझे लगे कि कुछ गड़बड़ है तो वहां रुकना मत, पलट के मत देखना, बस भाग लेना। और उस वक्त उस टेबल पर बैठे हुए वो दोनों चेहरे उनको देखकर समझ आ गया कि अब यहां से भागना जरूरी है। मैं बिना पीछे देखे, बिना कुछ कहे सीधे बस की तरफ दौड़ा। पर जैसे ही मैं बस के पास पहुंचा, बस का केबिन, कोई उसमें बैठा था। मैंने फ्रंट ग्लास से देखा, ड्राइविंग सीट पर वही औरत बैठी थी, घूंघट वाली, उसी झुलसे हुए चेहरे के साथ। अब मुझे यकीन हो गया था यह इंसान नहीं है। मैं पीछे पलटा और जंगल की तरफ भागा। जंगल में घुसते ही हवा तेज हो गई,
सूखे पत्ते उड़ने लगे। बारिश शुरू हो चुकी थी और बिजली भी कड़क रही थी। मैं दौड़ता रहा, फिसलता रहा, गिरता रहा, पर रुका नहीं, क्योंकि पीछे से अब वह चुड़ैल चीख रही थी। ऐसी चीख जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पकड़ने से पहले करता है। अब मैं भागते भागते एक पेड़ के पीछे छिप गया। तेज सांसें चल रही थी। बारिश की बूंदें अब तलवारों जैसी लग रही थी। अचानक मेरे सिर पर कुछ गर्म सा गिरा। मैंने गर्दन उठाई। पेड़ के ऊपर एक लाश लटकी थी और उसका खून नीचे टपक रहा था, सीधा मेरी गर्दन पर। उसके नीचे रखा था एक मिट्टी का मटका जिसमें उसका खून इकट्ठा हो रहा था। अब मुझे साफ समझ आ गया, यह ढाबा, यह औरतें, यह आदमी, सब कुछ शैतानी है। अब जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो मेरे लिए दोबारा याद करना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस रात मेरी रूह कांपी थी। मैं उस पेड़ के पीछे सांस थामे छिपा हुआ था। बारिश की बूंदें अभी भी मेरी पीठ पर हथौड़े जैसी गिर रही थी। हवा का झोंका ऐसा था कि पेड़ पत्ते एक दूसरे से टकराकर चीख रहे थे। मैंने खुद को पेड़ के तने से चिपका रखा था, पर तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। पहले पल में मुझे लगा कि शायद पेड़ से कोई टहनी गिरी होगी, पर जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, वो हाथ हड्डियों से भरा, एकदम सूखा और बर्फ जैसा ठंडा था, और उसकी उंगलियों की पकड़ जैसे कोई बरसों से भूखा जानवर अपने शिकार को पकड़ता है। मैंने झटके से उस हाथ को हटाया, पर तभी दूसरी बार वही हाथ फिर से मेरे कंधे पर था, और अब की बार उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत थी। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली जो गले में अटक गई। वो वही लड़की थी जो उस टेबल पर बैठी थी, खुले बालों वाली, पर अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था। चेहरे की चमड़ी नहीं, बस लाल मांस और जली हुई हड्डियां। उसकी दोनों आंखें सफेद और चमकती हुई, और मुस्कान ऐसी जैसे मौत के बाद भी मजा आ रहा हो। वो मेरे बिल्कुल करीब थी, इतनी पास कि उसकी सांसों की गंध सड़ी हुई लाश जैसी थी। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में कहा, अब तेरा नंबर है हिरादास। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ पर लोहे का खुरदुरा औजार घसीटा हो। उसकी यह बात सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे बदन ने साथ देना बंद कर दिया और मैं वहीं धड़ाम से गिर गया। अब इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब आंख खुली तो मैं किसी झोपड़ी में था। छत से पानी टपक रहा था। बगल में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, माथे पर सिंदूर और हाथ में तुलसी की माला। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। आ गए होश में, भगवान ने बचा लिया बेटा। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर मेरी आंखों में सवाल थे। उन्हें शायद मेरी हालत समझ में आ गई थी। उन्होंने धीरे से मेरी हथेली पकड़ी और बोली, तुम्हें हम जंगल के अंदर एक पेड़ से रस्सी से बंधा हुआ पाए, शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। नीचे एक मटका रखा था जिसमें तुम्हारा खून भर रहा था। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मुझे सब याद आने लगा। बच्चे की लाश, चुड़ैल का झुलसा चेहरा, बस में बैठी वो औरत और मटन बिरयानी के नीचे इंसानी हाथ। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो सब क्या था अम्मा? कौन थे वो लोग? बुजुर्ग औरत बोली, बेटा, वो ढाबा आज से 20 साल पहले जलकर खाक हो गया था। कहते हैं वहां जो लोग थे उन्होंने इंसानों को मारकर खिलाना शुरू कर दिया था। एक दिन किसी ने आग लगा दी और सब जलकर मर गए। तब से वह ढाबा नहीं है, बस कुछ लोगों को कभी कभी वहां कुछ दिखता है। अब आप लोग सोचिए, जिस चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा वो असल में 20 साल पहले खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी मैं वहां गया। मैंने सब महसूस किया और बस बच गया। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है। क्योंकि मैं जब ठीक होकर अपनी बस लेने गया तो वहां मुझे एक ऐसा मंजर दिखा जिसने फिर से मेरी रूह कांप दी। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो सबसे पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि मेरी बस का क्या हुआ होगा, क्योंकि आखिरी बार जब मैं उसे देखा था तो उसके ड्राइवर सीट पर वहीं झुलसी हुई चुड़ैल बैठी थी, और उसके बाद तो मैं सीधे जंगल में दौड़ गया था। अब आप खुद सोचिए, एक ड्राइवर की जान से भी ज्यादा उसकी बस होती है। मेरे लिए वह बस सिर्फ मशीन नहीं थी, बल्कि रोजी रोटी थी। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, मेरी बस वहीं खड़ी रही होगी ना? अम्मा ने धीरे से जवाब दिया, हाँ बेटा, तुमको पेड़ से उठाकर लाने के बाद कुछ लोगों ने जाकर देखा था। बस वहीं थी, लेकिन अब तक तो धूल से भर गई होगी। 10 दिन हो गए। यह सुनते ही मुझे बेचैनी होने लगी। मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि मुझे अभी जाना चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि कहीं कुछ बदल तो नहीं गया।
अगले दिन सुबह सुबह मैं उस गांव के 2 लोगों को साथ लेकर निकल पड़ा। रास्ता वहीं था, जंगल के बीच से गुजरता, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में एक पतली सी काली सड़क। मुझे सब कुछ याद आने लगा था, हर मोड़, हर गड्ढा, हर पेड़। जैसे जैसे हम ढाबे के पास पहुंचे, मेरी रफ्तार धीमी होती चली गई और फिर वही जगह आ गई जहां मैंने उस रात वो ढाबा देखा था, जहां मटन बिरयानी के नीचे इंसानी लाश मिली थी, जहां टेबल पर वो औरत और लड़की बैठी थी। अब वहां क्या था? अब वहां सिर्फ एक जला हुआ खंडहर था। ढाबे की जगह अब एक टूटी हुई दीवारें थीं। दीवारें काली पड़ी थीं, जैसे किसी ने उनमें आग झोंक दी हो। मिट्टी, राख और जले हुए लकड़ी के टुकड़े। कहीं कोई लाइट नहीं, कोई कुर्सी नहीं और ना ही कोई इंसान। मैंने वहीं खड़ा होकर वो जगह देखी, बहुत देर तक। मैंने वहीं वो बिरयानी खाई थी, वहीं सामने वो दोनों औरतें बैठी थीं। पर अब वहां कुछ भी नहीं था, बस एक खंडहर, लेकिन उसके नीचे दबी हुई सिसकियां अब भी हवा में तैर रही थीं। मैंने धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़कर अपनी बस की तरफ देखा। वो भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसे छोड़ा था, पर उस पर इतनी धूल जमी थी कि उसके शीशे पर कोई कुछ भी देख नहीं सकता था। मैंने गमछा निकाला और शीशे को पोंछने लगा, पर जैसे ही मैंने शीशा साफ किया, मेरे हाथ रुक गए, क्योंकि शीशे के अंदर कुछ अजीब सा अक्स दिखा। वो कोई चेहरा था, एक औरत का चेहरा, झुलसा हुआ, बिना चमड़ी का, सिर्फ सफेद आंखें और हड्डियों का ढांचा। वही चेहरा जो मैंने उस रात देखा था। मैंने झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस थी जंगल था और एक गहरा सन्नाटा। पर उस शीशे में वो अक्स फिर से दिखा। अब मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो रह गया है, कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मैंने बस के दरवाजे खोले। भीतर अंधेरा था, हर चीज वैसी ही थी, गियर, सीट, हैंडल, पर एक चीज बदली हुई थी। ड्राइवर सीट पर राख जैसी कोई चीज फैली हुई थी। मैंने उसे छूने की कोशिश की, वो राख नहीं थी, वो किसी जले हुए शरीर के टुकड़े थे। अब मेरा माथा ठनका। मैंने सामने वाली सीटों पर ध्यान दिया, कहीं कहीं पर चूड़ी जैसी चीजें थीं, कुछ बाल, कुछ लाल धागे, जैसे किसी ने वहां कोई तांत्रिक कर्म किया हो। और सबसे अजीब बात, बिरयानी की प्लेट अब भी वहीं थी, पर अब उसमें चावल नहीं थे, उसमें बस खून के धब्बे और एक सूखी उंगली पड़ी थी। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं उस जगह को जितना छोड़ना चाहता हूं, वो जगह मुझे उतना ही अपने पास खींच रही है। मुझे वहां से भागना था। मैंने बस को स्टार्ट किया। अचानक इंजन गड़ जा, पर जैसे ही मैं बस आगे बढ़ाने लगा, पीछे से एक हंसी की आवाज आई, वही हंसी जो उस औरत की थी। अब आपको लगता होगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी। नहीं दोस्त, कहानी अब असली मोड़ पर आने वाली है, क्योंकि जब मैं बस लेकर अपने गांव वापस पहुंचा तो मुझे एक डायरी मिली जिसमें उस ढाबे की पूरी भयानक कहानी लिखी थी। जब मैं उस दिन अपनी बस लेकर वापस गांव लौटा था तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोला। चेहरे पर वही सवाल, वही चिंता जो किसी औरत के मन में तब आती है जब उसका मर्द 10 दिन बाद अचानक होश में आता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके माथे पर हाथ रखा और चुपचाप अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा, मुझे मेरी चारपाई के ऊपर एक पुरानी सी डायरी रखी मिली। अब आप खुद सोचिए, मैं 10 दिन तक जंगल में था, झोपड़ी में पड़ा हुआ था, किसी को नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। फिर भी यह डायरी मेरे बिस्तर पर कैसे आई? उस डायरी पर धूल थी, किनारे जले हुए थे और ऊपर लिखा था, रक्त ढाबा 1997 में ठिठक गया। रक्त ढाबा कितने साल पहले की बात है? 1997, यानी आज से लगभग 28 साल पहले। मैंने धीरे से उस डायरी को उठाया और जब पहला पन्ना पलटा तो मेरी उंगलियों में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पन्ना लाल था, सिर्फ पेन की स्याही से नहीं, उस पर खून के धब्बे थे। पहला पन्ना, अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझ ले तेरा नंबर आने ही वाला है, क्योंकि जिस रात तूने उस ढाबे में कदम रखा, उस रात तुझे मौत ने देख लिया था। मैं वहीं बैठ गया, सांसें तेज हो गई, धड़कन सीने को तोड़कर बाहर निकलने को मचल रही थी। कौन था जिसने यह डायरी रखी? क्यों लिखा कि मेरा नंबर आने वाला है? मैंने अगले पन्ने पलटे। हम 3 दोस्त थे, अजीत, महेंद्र और मैं, राजू। साल 1997 में हम बनारस से गाड़ी चलाकर लखनऊ जा रहे थे। रात के करीब 10 बजे एक ढाबा दिखा, बिल्कुल वैसा ही जैसे तूने देखा। लाइटिंग, कुर्सियां, 2 औरतें, एक बच्ची, सब कुछ। हम भी रुक गए थे। अब मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। ये वही कहानी थी जो मेरे साथ हुई थी।
राजू ने आगे लिखा था, महेंद्र ने मटन बिरयानी मंगवाई और जिस वक्त उसने खाया तो उसमें से बच्ची की आंख निकली। हमें भागना पड़ा पर अजीत अजीत वहीं रह गया। हमने पुलिस को बताया पर जब दोबारा वहां गए तो बस खंडहर था। अब मुझे यकीन हो गया, मैं अकेला नहीं हूं, इस ढाबे ने कईयों को शिकार बनाया है। पर सवाल यह है, राजू की डायरी मेरे घर कैसे आई? मैंने उस रात किसी से कुछ नहीं कहा, डायरी छिपा कर रख दी। पर जैसे ही मैंने सोने की कोशिश की, घर में अजीब आवाजें आने लगी। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के बाहर चल रहा हो, कभी कोई दबी दबी हंसी, कभी कोई लंबी सांसों की आवाज। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, पर तभी मेरी दीवार पर वो छाया दिखी, एक झुलसी हुई औरत की आकृति। वो मुझे देख रही थी। मैं घबरा कर उठ गया, बीवी को भी जगाया, पर उसने कुछ नहीं देखा। उसने कहा, तुम ठीक नहीं हो हीरा दास, डॉक्टर को दिखाओ। पर मैं जानता था डॉक्टर इस डर का इलाज नहीं कर सकता। सुबह होते ही मैं वापस गया, उस झोपड़ी में जहां मुझे बचाया गया था। अम्मा से पूछा, क्या यहां कोई डायरी रख गया था? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, जब हमने तुम्हें पेड़ से उतारा था तो तुम्हारे बदन पर कुछ नहीं था, डायरी तो नहीं मिली थी। अब सवाल और भी बड़ा हो गया, डायरी अगर किसी इंसान ने नहीं रखी तो क्या वो अपने आप वहां पहुंची, या फिर जिसका नाम उस डायरी में था उसकी आत्मा ने भेजी थी? उस दिन मैं पूरे दिन उस डायरी को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। कभी कभी किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो अपने साथ कुछ लाती हैं। शाम होने लगी थी, घर में खामोशी कुछ ज्यादा ही चुपचाप थी। बीवी रसोई में थी, बच्चे खेलने नहीं गए थे, मानो उन्हें भी कुछ अनदेखा डर महसूस हो रहा हो। और मैं अपने कमरे में उसी डायरी के सामने बैठा था। धीरे धीरे कांपते हाथों से मैंने अगला पन्ना पलटा। 29 मार्च 1997, राजू का लिखा हुआ दिन विशेष। आज अजीत की बरसी है, उसे गए हुए 1 साल हो गया, पर वो हर रात सपनों में आता है। कहता है, राजू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मैं जवाब नहीं दे पाता। मेरी सांसें थम गई। सपनों में आना, पलंग के पास खड़ा रहना, बिना पलक झपकाए देखना, ये बातें अब मेरे लिए सिर्फ राजू की कहानी नहीं रह गई थी, ये मेरे घर में भी हो रही थी। कल रात ही जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा था कोई मेरे बगल में खड़ा है, और जब आंख खोली तो सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक झुलसी हुई सांस की गर्मी थी। मैंने डायरी का अगला पन्ना पलटा। 1 अप्रैल 1997। महेंद्र अब बात नहीं करता, वह दीवारों से बातें करता है। कहता है, वह लड़की आज भी मुझसे खाना मांगती है। मैंने उसकी आंखों में डर नहीं देखा, मैंने उसमें वो आंखें देखी जो उस ढाबे वाली लड़की की थी, उन्हीं सफेद आंखों की परछाई। अब मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। क्या डायरी सिर्फ डर बताती है, या वो डर को धीरे धीरे जिंदा भी कर देती है? मेरे घर में अब अजीब सी चीजें होने लगी थीं। कभी घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता था, कभी बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता था, कभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती थी, जबकि कोई होता ही नहीं था। मैंने फिर से डायरी पढ़ी। 8 अप्रैल 1997। मैंने एक रात वो आवाज सुनी। बिरयानी की खुशबू के साथ आई थी और उस खुशबू में सड़न भी थी। मुझे याद है उस रात मैंने बिस्तर के नीचे कुछ सरकते हुए देखा था, कोई बच्चा बिना सिर का जो पेट के बल रेंग रहा था। अब मैं चुपचाप डायरी बंद कर देता हूं। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी, हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैंने उस डायरी को एक पुराने लोहे के संदूक में डाल दिया और उस संदूक को एक मोटी सी जंजीर से बांध दिया, क्योंकि अब वो डायरी सिर्फ कागज नहीं थी, वो किसी की आत्मा बन चुकी थी। रात होते ही घर का माहौल और अजीब होने लगा। बीवी ने कहा, छत पर कोई चल रहा है। बच्चों ने कहा, पापा खिड़की के बाहर कोई औरत खड़ी थी, उसने लाल कपड़े पहन रखे थे। अब मेरा मन डगमगाने लगा था। क्या मैं पागल हो रहा था, या यह वही डर था जो उस रात उस ढाबे से मेरे साथ घर आ गया था? रात के 2 बजे जब पूरा घर सो रहा था, मेरी आंख खुद ब खुद खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वहां कोई था। मुझे महसूस हो रहा था किसी की मौजूदगी, कोई जो सांस ले रहा है, कोई जो एकदम पास है और जो मुझे घूर रहा है। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, पर मेरे दोनों पैर शून्य हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बांध रखा हो। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तू डायरी क्यों पढ़ रहा है? अब मैं वहां चीखना चाहता था, पर गला बंद हो गया था। आंखें खुली थीं पर बोल नहीं पा रहा था। अचानक एक झटका लगा और मैं पूरी ताकत से उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, पर खिड़की खुली थी और बाहर वहीं लाल कपड़े में कोई आकृति फिर से खड़ी थी।
अब मैं समझ गया वो डायरी सिर्फ पढ़ने की नहीं थी, वो एक दरवाजा थी जिससे वह सब कुछ फिर से लौट रहा था। अब डायरी को बंद करके रख देना और अपने आप को यह समझा देना कि सब ठीक हो जाएगा, बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डर किसी किताब में बंद नहीं होता, वह तो इंसान के जहन में उतरकर वहां अपना घर बना लेता है। उस रात के बाद से मेरी बीवी ने बोलना बंद कर दिया। वो बस चुपचाप काम करती, बच्चों को खाना देती और फिर कमरे में बैठ जाती। कभी कभी वो एक ही तरफ घंटों घूरती रहती। मैंने पूछा भी कई बार क्या हुआ है, कुछ देखा क्या, पर उसका चेहरा पत्थर हो गया था। वो डर को अपने अंदर बंद कर चुकी थी और बच्चे अब वे कमरे के कोने में खेलते थे। खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया था। कभी कभी रात को वह एक दूसरे को कहते वो फिर आई थी लाल साड़ी में। मेरे घर में अब दीवारें भी सिसकती थीं। अब मैं और नहीं सह सकता था। मैंने सोचा जिसने यह डायरी लिखी थी मुझे उसे ढूंढना होगा। राजू अगर वो जिंदा है तो शायद वो मुझे सच बता सके। मैं डायरी लेकर निकला। उसमें सबसे आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, राजू तिवारी, पिन कोड 231308, जिला मिर्जापुर। मैंने अगली सुबह बस पकड़ी और मिर्जापुर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन मेरे मन में डर से ज्यादा अब जवाब पाने की प्यास थी। मिर्जापुर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। मैंने वहां लोगों से पूछा, राजू तिवारी कौन है जो 97 में ट्रक चलाते थे? कुछ लोगों ने कंधे उचका दिए, कुछ ने आंखें फेर ली, पर एक छाए वाले बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तू भी ढूंढ रहा है उसे? मैं चौंका। मतलब वो बोला, तेरे जैसे 2-4 लोग पहले भी आए थे। राजू अब इस गांव में नहीं रहता, उसकी हालत ठीक नहीं रही। मैंने पूछा, कहां मिलेगा? उसने एक पतली गली की तरफ इशारा किया। उस ओर एक पुराना कुआं है, उसके पास एक झोपड़ी है, वहीं रहता है अब। लेकिन बात मत करना ज्यादा। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं। मैं कांपते हुए उस रास्ते की ओर चला। गली सुनसान थी, हर तरफ झाड़ियों से ढकी दीवारें और हवा में एक अजीब सी गर्मी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। झोपड़ी सामने थी, छत टूटी हुई, दीवारों पर राख की लकीरें और बाहर एक टूटी चारपाई जिस पर एक आदमी बैठा था। बिल्कुल सूखा चेहरा, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई, होंठ काले और फटे हुए। मैं पास गया और धीमे से पूछा, राजू तिवारी? वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे घूरता रहा। मैंने डायरी उसके सामने रख दी। उसकी आंखों में जैसे आग जल उठी। धीरे धीरे बोला, तू ढाबे से बचकर लौटा है? मैंने सिर हिलाया। उसने आंखें बंद कर ली और कहा, तू नहीं बचा, बस थोड़ा वक्त मिल गया है। मैंने पूछा, क्या था वो ढाबा? तूने क्यों लिखा था मेरा नंबर आने वाला है? कौन है वो औरतें? और तू अब तक क्यों जिंदा है? सब बताओ प्लीज। उसने एक लंबी सांस ली और फिर कांपती आवाज में कहा, ढाबा नहीं है वो एक दरवाजा है नरक का। जहां जो एक बार गया वो अपनी कोई निशानी वहीं छोड़ आता है। मैंने अपनी आंखें खो दी। महेंद्र ने अपना दिमाग अब तेरा क्या छीनेगा, यह तुझे खुद समझना होगा। मैंने देखा राजू के चेहरे पर जले हुए निशान थे। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं। उसने इशारा किया, जा हीरादास, वापस मत आना, और हां, अगर ख्वाब में वो झूला दिखे तो झूल मत जाना। उस झूले पर बैठते ही लोग लौटते नहीं। मैं पूरी रात उस गांव में रुका नहीं। मैं जानता था अब मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही, क्योंकि अब मुझे भी वो झूला सपनों में दिखने लगा था। उस रात जब मैं मिर्जापुर से वापस अपने गांव लौटा तो मेरे शरीर से ज्यादा मन थक चुका था। राजू तिवारी की आंखें, उसकी टूटी फूटी बातें और सबसे ज्यादा वो एक लाइन, झूले पर बैठ मत जाना ही मोहनदास, यही सब मेरे अंदर लगातार घूम रहे थे। मैं घर लौटा तो देखा बीवी बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। पड़ोसी बोले, भाभी ने कहा कि घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। बच्चे डरने लगे थे। मैं कुछ नहीं बोला। शायद ठीक ही किया उन्होंने, क्योंकि अब यह घर नहीं रहा था। रात को जैसे ही मैंने बिस्तर पकड़ा, मन में वही डर, अगर झूला दिखा तो क्या करूंगा। नींद आई भी तो टूटी फूटी, और जब आई तो उस सपने ने अपनी पहली दस्तक दी। मैं एक सुनी जगह पर खड़ा था, चारों तरफ धुंध, नीचे गीली मिट्टी और सामने एक पेड़ जिस पर एक पुराना लकड़ी का झूला लटका था। झूले की रस्सियां और जले हुए नारियल की रस्सी जैसी थीं, और वो झूला अपने आप झूल रहा था। वो झूला धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज रफ्तार से हिल रहा था, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, पर उस पर कोई नहीं था। मैं दूर से देखता रहा। दिल कांप रहा था, लेकिन पैरों में जैसे किसी ने चुंबक बांध दिया हो। मैं खुद ब खुद उस झूले की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। कानों में गूंजने लगी एक धीमी हंसी, बिल्कुल वही हंसी जो उस रात ढाबे में सुनी थी।
झूला अब धीमा होने लगा था, जैसे वह मुझे बुला रहा हो। आ बैठ मोहनदास, बस एक बार बैठ जा। मैं झूले के पास पहुंचा, हाथ बढ़ाया, पर तभी पीछे से किसी ने जोर से मेरी कलाई पकड़ी। मैं चौंक कर मुड़ा। वो राजू तिवारी था सपने में। उसका चेहरा और भी जला हुआ, आंखें गायब, बस अंधेरे के दो गड्ढे। उसने कांपते हुए कहा, अगर बैठ गया तो वहीं रह जाएगा। और उसी पल में जाग गया, सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज और दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। पर असली डर तब लगा जब मैंने देखा मेरे आंगन में सचमुच एक झूला टंगा हुआ था। वो वही झूला था जो मैंने सपने में देखा। पुराना लकड़ी का, रस्सियां काली और जली हुई। मैं वहीं रुक गया। यह तो सिर्फ सपना था, फिर यह असल में कैसे? मैं धीरे धीरे उस झूले के पास गया, हाथ लगाया। ठंडा था और हल्का हल्का हिल भी रहा था। अचानक झूले के नीचे की मिट्टी हिलने लगी, जैसे किसी ने अंदर से झोर मारा हो, और मिट्टी से निकला एक बच्चे का हड्डियों से बना हाथ। अब मैं वहां नहीं रुक पाया, घर छोड़कर भाग गया। गांव के मंदिर पहुंचा और पुजारी को सब बताया। वो कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, जिस रास्ते से तू डर को लेकर आया है अब उसे वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा, डर वहीं छूटता है जहां से उठता है। तू फिर से उस ढाबे के पास जा अकेले, और जो तुझे दिखे उसे आंख में आंख डालकर देख, वरना वो डर तेरा बन जाएगा, तेरे खून का हिस्सा। अब मैं जान चुका था डर से भागने का कोई फायदा नहीं, अब उससे भिड़ना होगा। अगली रात मैं बस लेकर अकेले उसी रास्ते पर चला जहां कभी वो ढाबा था। अब वहां सिर्फ राख थी, टूटी दीवारें और सन्नाटा। पर जैसे ही मैं वहां रुका, झूला खुद ब खुद मेरी बस से उतर गया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मेरी पुरानी सी बस फिर से उसी रास्ते पर लौट रही थी जहां मैंने पहली बार वो ढाबा देखा था, जहां मटन बिरयानी में इंसानी मांस निकला था और जहां से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई थी। मैं अकेला था, ना कोई सवारी ना कोई साथी, बस मैं और मेरी सांसें। सड़क वहीं थी, पेड़ वहीं थे, और वह ढाबे का जला हुआ खंडहर भी वहीं था। पर इस बार एक चीज और थी, वो झूला जो पिछली रात मेरे आंगन में था। अब वही झूला उस जले हुए ढाबे के सामने पेड़ पर टंगा हुआ था, हल्के हल्के हिलता हुआ, जैसे वह जानता हो कि मैं आने वाला हूं। बस को मैंने उसी जगह रोका जहां उस रात खड़ी की थी। इंजन बंद किया, गाड़ी से उतरा और झूले की तरफ बढ़ा। अब डर नहीं था, गुस्सा था, बेचैनी थी और जवाब चाहिए थे। जैसे जैसे मैं पास जा रहा था, वो झूला तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई उस पर बैठा हो और झूला झूल रहा हो। पर वहां कोई नहीं था, कम से कम आंखों से तो नहीं, पर दिल कह रहा था, वो है, देख रहा है तुझे मोहनदास। मैंने पास जाकर झूले को रोका, हाथ से पकड़कर थाम लिया। जैसे ही झूला थमा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, जैसे पूरा जंगल मेरी ओर देख रहा हो, और तभी झूले की रस्सी से खून टपकने लगा। मैंने ऊपर देखा, पेड़ की डाल पर कोई बैठा था, पर साफ दिख नहीं रहा था। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और ऊपर रोशनी फेंकी। वो वहीं थी, वहीं झुलसी हुई लड़की, सफेद आंखें, जले हुए बाल, आधा चेहरा गायब। वो धीरे से बोली, तू क्यों आया वापस? मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं डर को यहीं छोड़ने आया हूं, जहां से उठाया था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। डर सिर्फ उठाया नहीं जाता हीरादास, डर तुझ में घुल चुका है। अब तू ही रास्ता है दूसरों को लाने का। मैं चौंका, क्या मतलब? जैसे तुझे किसी ने उस रात हमारे ढाबे की ओर मोड़ा था, वैसे अब तू मोड़ेगा किसी और को। तू अब दरवाजा बन गया है, और जब तक तुझ में डर जिंदा है, तब तक वह दरवाजा खुला रहेगा। अब मुझे समझ आ गया, मैं सिर्फ शिकार नहीं था, अब मैं खुद भी शिकारियों का हिस्सा बन चुका था। जिस डर से मैं भाग रहा था, अब वह मुझ में ही बस चुका था। वो लड़की झूले से कूद पड़ी, पर जमीन पर गिरने की आवाज नहीं आई। मैंने चारों ओर देखा, कुछ नहीं था। पर तभी मेरी बस का हॉर्न अपने आप बज उठा, तेज, लगातार, डरावना। मैं भागते हुए बस की ओर दौड़ा। ड्राइविंग सीट पर वही औरत बैठी थी जिसने मुझे मटन बिरयानी दी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा खुला था, आधा चेहरा मांस का, आधा हड्डियों का। होंठ नहीं थे, पर हंसी थी, और वो हंसी सीधे मेरे रूह में उतर गई। वो बोली, जा हीरादास, अब तेरे हाथ में है। किसे लाता है, किसे छोड़ता है, किसे बचाता है। मैं पूरी ताकत से चीख पड़ा, मैं किसी को नहीं लाऊंगा, मैं किसी को नहीं मरने दूंगा। बस की लाइट अपने आप बुझ गई, सड़क अंधेरे में डूब गई और मैं वहीं गिर पड़ा।
बीच रास्ते अकेला थका हुआ। सुबह जब आंख खुली तो मैं अपनी बस में था, स्टीयरिंग पकड़कर। बस बंद थी, आसमान साफ था, सब कुछ शांत, पर मेरे दाहिने हाथ पर कुछ लिखा था लाल रंग से। 9 में से 1 बन चुका है। सुबह जब मैंने अपने हाथ पर वो लिखा देखा, 9 में से 1, तो एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई खेल शुरू हो चुका हो और मैं उसका पहला मोहरा बन चुका हूं। मैंने वह शब्द रगड़कर मिटाने की कोशिश की, पर वह चमड़ी में जैसे काट कर लिखा गया था। छूते ही दर्द होता था, पर सबसे ज्यादा दर्द मन का था। पूरा दिन मैं घर नहीं गया, बस को लेकर सीधे उस पुराने स्कूल के मैदान में जा खड़ा हुआ जहां मैं कभी बच्चों को लाता था। सोचा कुछ देर सोचूंगा, समझूंगा, शायद रास्ता दिखे। पर अब जो डर था वह सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। अगली अजीब बात उस शाम हुई। मैंने गांव की चौपाल पर 4 लोगों को देखा, जिनमें से एक का चेहरा जाना पहचाना सा लगा। वो मेरी ही उम्र का था। नाम था धर्मपाल, पुराना ड्राइवर जिसने सालों पहले बस चलाना छोड़ दिया था। लोग कहते थे एक रात ऐसा कुछ देखा कि गाड़ी छोड़ दी। मैं उसके पास गया, बैठा, धीरे से पूछा, धर्मपाल भैया, आपसे कुछ पूछूं? डरेंगे तो नहीं? वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, तू भी देख लिया क्या? अब मैं एकदम सतर्क हो गया। क्या मतलब? उसने मेरी बाह की ओर इशारा किया। तेरे हाथ पर क्या लिखा है? मैंने जल्दी से शर्ट नीचे खींच ली। कुछ नहीं, वो बोला। झूठ मत बोल हीरादास, तू एक बन गया है ना? मैं 3 हूं, मेरे मुंह से बोल नहीं निकले। हम 9 लोग हैं। हीरादास पास, जिन्होंने उस रास्ते से गुजरते हुए कुछ देखा, कुछ उठाया, कुछ समझा और कुछ खोया, और जिनके अंदर अब डर बस चुका है, इतना कि अब वो डर फैलता है। तू अब सिर्फ डर का शिकार नहीं रहा मोहनदास, तू अब उसका दरवाजा बन चुका है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है बाकी 8? उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, कुछ पागल खाने में, कुछ मौत के इंतजार में, और कुछ अब भी रात को झूले का सपना देखते हैं। मैंने पूछा, इससे निकलने का कोई रास्ता है क्या भैया? उसने सिर झुका लिया। हम सब ने ढूंढा, मंदिर, बाबा, पूजा, व्रत, ताबीज, सब कुछ किया, पर डर एक बार जिस्म में घुस जाए तो वह रूह बन जाता है। अब बचने का एक ही रास्ता है, किसी और को दरवाजा बना दो। मेरी आंखें भर आईं। मैं यह कैसे करूं भैया? मैं तो खुद ही इस डर से भाग रहा हूं। वो हंसा। भाग नहीं रहा हरादास, अब तू सिखाया जा रहा है। रात को मैं बस लेकर निकला, बिना सोचे, बिना समझे, बस वही रास्ता पकड़ लिया, ढाबे वाला रास्ता। अंदर से कुछ कह रहा था, जा देख क्या होता है। मैं बस स्टार्ट करता गया और सोचता गया, क्या सच में किसी को उस रास्ते पर लाना होगा? और जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां ढाबे का जला हुआ खंडहर था, बस अपने आप रुक गई। इंजन बंद, लाइट बंद, सब कुछ एकदम ठप। और तभी मैंने सामने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ा खड़ा था। लाठी लिए वो बस की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने खिड़की से पूछा, कहां जाना है बाबा? वो धीरे से बोला, जहां तू ले जाए हीरादास। मेरे हंट सूख गए। उसने मेरा नाम कैसे लिया? मैंने झटके से दरवाजा बंद किया, गियर बदला और बस दौड़ा दी, पर स्पीड से ज्यादा धड़कनें दौड़ रही थीं। पीछे देखा, कोई नहीं, पर शीशे में एक पल के लिए दिखा। वो बूढ़ा अब झूले पर बैठा था, हंसते हुए। अब मुझे समझ आ चुका था, अब डर का अगला चरण शुरू हो गया है और मुझे चुनना है, मैं शिकार बनूंगा या रास्ता। उस रात जब मैंने उस बूढ़े को देखा था जो झूले पर बैठा था और मुस्कुरा रहा था, तो मुझे पहली बार लगा कि अब यह डर मेरे अंदर से बोलने लगा है। यह बाहर की चीज नहीं रही, अब वो मेरी सोच, मेरी सांस, मेरी नजर सब पर बैठ गया है। अगले दिन मैं गांव नहीं लौटा, बस को लेकर सीधे एक पुराने टाल की खाली जमीन पर ले गया जहां कोई नहीं आता। बस को पार्क किया और खुद अंदर बैठा रहा, खुद से बातें करता रहा। किसे बुलाऊं? क्या मैं भी वही करूं जो बाकियों ने किया? क्या किसी अनजान को उस रास्ते पर मोड़ दूं? क्या मैं भी अब दरवाजा बन गया हूं? उसी शाम एक पुरानी जान पहचान वाली बस में मेरा दोस्त राजेंद्र मिला। हम साथ बस अड्डे की कैंटीन में चाय पीने बैठे। वो बोला, मोहनदास, तू कुछ बदला बदला सा लग रहा है, सब ठीक है ना? मैंने मुस्कुराकर टाल दिया, पर मेरे अंदर कुछ हिलने लगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, भरोसा था, पर डर अब मुझसे कह रहा था यही सही रहेगा। पहला निशाना राजेंद्र बोला, मुझे कल रात बरेली के पास एक बारात लेकर जाना है। सुनसान रास्ता है, अगर साथ चले तो अच्छा लगेगा। बस डर को तो बहाना चाहिए था।
मैंने कहा, ठीक है, मैं साथ चलूंगा। रात करीब 8 बजे हम दोनों रवाना हुए। राजेंद्र ड्राइव कर रहा था। मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। हम हंसी जाक करते जा रहे थे, पर मेरे अंदर एक एक शब्द पत्थर जैसा बैठ रहा था, क्योंकि मुझे पता था मैं इसे कहां लेकर जा रहा हूं। रास्ता वहीं था, ढाबे वाला। मैंने चुपचाप उसे एक मोड़ पर कहा, भाई इस रास्ते से चलो, सीधा निकल जाएगा। वो बोला, पर उधर तो बहुत घना जंगल है। मैंने कहा, मैं कई बार गया हूं, बहुत जल्दी पहुंचते हैं, विश्वास रख। राजेंद्र ने मान लिया। बस उस मोड़ पर मुड़ गई और अब वह रास्ता खुल चुका था। वही खंडहर, वही पेड़, वही झूला, और अब मेरी आंखें उसे बुला रही थीं। बस रोकी, राजेंद्र को कहा, भाई थोड़ा नीचे चल चलकर चाय पीते हैं, थकावट उतर जाएगी। वो बोला, ठीक है। हम दोनों उतरे। वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रुक गया। झूले की तरफ देखा। झूला धीरे धीरे झूल रहा था और राजेंद्र ठीक उसकी तरफ बढ़ रहा था। और तभी राजेंद्र रुका। मुझे मुड़कर देखा। हीरादास, इस पेड़ से बदबू क्यों आ रही है? और यह झूला हिल क्यों रहा है अपने आप? मेरे गले में कुछ फंस गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। राजेंद्र ने एक कदम और बढ़ाया, झूले के नीचे खड़ा हुआ, हाथ बढ़ाया और तभी झूले की रस्सी टूटकर उसके कंधे पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने ऊपर से उसे पकड़ा हो। राजेंद्र ने चीख मारी, मोहनदास यह क्या है? मैं वहीं पत्थ की तरह खड़ा रहा और फिर झूले की रस्सी ने खुद ब खुद उसकी गर्दन लपेट ली। राजेंद्र गिर पड़ा, छटपटाने लगा। मैं दौड़ा पर एकदम पास जाकर फिर रुक गया, क्योंकि अब झूले पर कोई बैठा था, वही झुलसी हुई लड़की। उसकी आंखें मुझसे कह रही थीं, तू रास्ता बन गया है, अब 8 बाकी हैं। राजेंद्र बेहोश हो गया, पर मरा नहीं। उसकी आंखें खुली, पर अब उनमें पुतलियां नहीं थीं, बस सफेद आंखें। वो उठ खड़ा हुआ और बिना मेरी तरफ देखे सीधे अंधेरे में चला गया। मैं वहीं बैठ गया। अब मैं समझ गया था, मैंने जो किया उसका हिसाब अब मुझसे लिया जाएगा। मैं 1 था, राजेंद्र अब 2 हो गया। अब बचेंगे 7 और। राजेंद्र अब 2 बन चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। वो कुछ बोलता नहीं, सीधा अंधेरे में चला गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई झूलते दरवाजे से दूसरी दुनिया में घुसता है। और मैं अब सिर्फ डर का हिस्सा नहीं रहा, मैं अब डर की देह बनता जा रहा था। घर लौटते वक्त रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे मैं चल नहीं रहा, मुझसे चलवाया जा रहा है। हर पेड़ पीछे छूटने के बाद भी मुझसे कुछ कह रहा था, जैसे वह सब जानते हो। घर पहुंचा तो बीवी और बच्चे लौट चुके थे। बीवी बोली, अब तो घर सही लग रहा है, कोई आवाज नहीं आती, बच्चे भी चैन से सोते हैं। पर मैं जानता था ऐसा नहीं है। डर अब घर से बाहर नहीं गया, वो मेरे अंदर समा गया है। रात को लेटा तो झूला फिर से सपने में आया, पर इस बार सिर्फ झूला नहीं था। अब 2 लोग झूले के नीचे खड़े थे, मैं और राजेंद्र। हम दोनों के सिर के ऊपर एक एक नंबर चमक रहा था, एक और 2, और हमारे सामने 8 खाली झूले लटक रहे थे। हर झूले के नीचे एक नाम जो अभी मिटे हुए थे। एक डरावनी औरत की आवाज आई, तेरे पास 7 रातें हैं हीरादास, हर रात एक नाम चाहिए, नहीं तो तू खुद हर झूले में बैठेगा, बार बार हर जन्म में। सुबह आंख खुली तो दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी थी। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मनीष 3। में कांप गया। मनीष मेरा पुराना पड़ोसी, बस ड्राइवर जो अब स्कूल की गाड़ी चलाता है। अब डर खुद नाम भेज रहा था। मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस आदेश पूरा कर रहा था। मनीष को बुलाया, कहां रात को बस की सफाई करनी है, साथ चलेगा। वो बिना कुछ सोचे मान गया। शाम ढलते ही हम निकले। रास्ता वही, ढाबा वही, लेकिन अब वहां झूले की जगह 3 सीटें पड़ी थीं, लोहे की चैन से बंधी हुई। मनीष बोला, यह सब पहले था क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। हम उतरे। मनीष ने ढाबे की ओर देखा, मैंने बस की ओर, और उसी वक्त तीनों सीटों पर जोर की चैन खड़की। मनीष चौंका, यह क्या था? और फिर झूले के पास एक लाल कपड़ों वाली लड़की आई। उसे मैंने देखा था पहली बार बिरयानी वाले रात। अब वो मनीष के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद से नीली हो गई थीं। मनीष कुछ बोलता उससे पहले झूले की एक रस्सी टूटकर उसके पैरों में लिपट गई। उसने हाथ पैर मारे चीखा, मोहनदास ये क्या है भाई? पर मैं चुप रहा, क्योंकि अब मेरा मुंह नहीं खुलता था। मेरी जुबान पर डर की गांठें पड़ चुकी थीं। मनीष की चीख दूर तक गूंजी। फिर सब शांत। जब मैं पास गया तो वह वहीं बैठा था, एक तक झूले को देखता हुआ, और उसकी बाह पर लिखा था 3।
अब मैं घर लौटा और जैसे ही कमरे में गया, दीवार पर कुछ लिखा था 6 और हर झूला इंतजार कर रहा है। अब डर सिर्फ मुझे नहीं, मेरे घर को भी जीने लगा था। और फिर एक और सपना, इस बार सारे झूले भरे हुए थे। मेरे अलावा 8 झूले, हर झूले पर चेहरा, कुछ जाने पहचाने, कुछ अजनबी पर। 9वें झूले पर मेरा नाम लिखा था, लेकिन चेहरा गायब था। और फिर वही औरत बोली, तू आखिरी होगा हीरादास, ताकि फिर चक्र शुरू किया जा सके। अब तक 8 नाम पूरे हो चुके थे। हर नाम के साथ एक झूला भरता गया और मैं बस देखता रहा, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि किसी परछाई का साजिशी हिस्सा हूं। हर रात जब मैं सोने जाता तो सपनों में झूलों की गिनती दिखती, 1 2 3 और अब 8। बस एक बचा था, वो झूला जिस पर मेरा नाम लिखा था। मेरे हाथ, मेरी पीठ, मेरी आंखें, अब सब में कुछ और उतर चुका था। अब वह मैं नहीं रहा जो कभी था। अब लोग मुझे देखकर कहते, हीरादास तू बदल गया है, और मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब मेरी मुस्कान में भी डर का अंश आ चुका था। एक रात जब मैं कमरे में अकेला बैठा था तो दरवाजा खुद ब खुद खुला। बाहर कोई नहीं था, पर दरवाजे की चौखट पर एक कागज पड़ा था। मैंने उठाया, उस पर लिखा था, तू तैयार है, अब तेरा झूला हिलेगा। मैं समझ गया, अब मेरी बारी है। मैंने चप्पल पहनी, गमछा लिया और बिना किसी को बताए सीधा उस जगह की ओर निकल पड़ा जहां से यह सब शुरू हुआ था। रास्ता अब नया नहीं था, अब वो मेरे मन का हिस्सा बन चुका था। हर पेड़ अब मुझे जानता था, हर मोड़ मुझे पहचानता था, जैसे मैं उस रास्ते का नहीं बल्कि वही रास्ता अब मेरा हो चुका था। जब मैं वहां पहुंचा तो अब वहां झूला नहीं था, ना ही कोई खंडाहर, ना कोई पेड़, सिर्फ एक गोल चबूतरा और उसके बीचों बीच एक पत्थर पर खोदे हुए 9 नाम। 1 से 8 तक के नाम चमक रहे थे। 9वां नाम मेरा था, मोहनदास, लेकिन वह अभी अधूरा था। फिर अचानक धरती हिली, चबूतरे के बीच से एक लोहे की श्रृंखला ऊपर उठी और उसे बंधा एक आखिरी झूला प्रकट हुआ। खाली झूला, सिर्फ मेरे लिए। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मन शांत था, क्योंकि अब डर और मैं एक ही चीज बन चुके थे। मैं झूले के पास रुका और तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर बैठ गया तो चक्र पूरा हो जाएगा। मैं पलटा, वहां राजू तिवारी खड़ा था। पहले जैसा नहीं, अब साफ सादा शांत चेहरा। अगर तू बैठ गया तो अगला चक्र शुरू हो जाएगा, फिर अगले 9, फिर अगले, फिर कभी यह रुकेगा नहीं। मैंने पूछा, तो फिर रास्ता क्या है? वो बोला, डर से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, उसे पहचानना लेकिन अपनाना नहीं। उसे बताना कि तू रास्ता नहीं बनेगा बल्कि बंद दरवाजा रहेगा। अब मैंने उस झूले को देखा, वो अब भी हिल रहा था, जैसे कह रहा हो, बस एक बार बैठ जा। पर अब मैं जान चुका था, अगर मैं बैठ गया तो फिर कभी हीरादास नहीं रहूंगा। मैंने गमछा निकाला और उस झूले की रस्सी पर बांध दिया, बिल्कुल कस के, और पहली बार झूला थम गया। आसमान में बिजली चमकी और चबूतरे की मिट्टी से एक काली लकीर निकली जो 9 नंबर के नाम पर जाकर रुक गई। मेरे नाम पर वो नाम धीरे धीरे मिटने लगा और तब पहली बार मुझे लगा डर हार सकता है अगर इंसान उसे अपना ना बनाए। मैं लौट आया, गांव भी वहीं था, घर भी वहीं, पर अब कुछ बदला हुआ था। बीवी ने पूछा, अब सब ठीक लग रहा है? तुम्हारी आंखों में फिर से वही नरमी है जो पहले थी? बच्चों ने मुझे पकड़कर कहा, पापा अब डर नहीं लगता। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब डर नहीं गया था, वो बस बंद कर दिया गया था एक कोने में, जहां अब वो मेरी जुबान से बाहर नहीं, मन के पीछे बैठा रहता है, चुपचाप। पर हर रात जब हवा चलती है और पेड़ की डालें खड़कती हैं तो मुझे लगता है कहीं वो झूला फिर से ना झूलने लगे। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस वह झूला अब मेरी नहीं किसी और की तरफ देख रहा है। तू अगर डर को पहचान ले तो उसे रास्ता मत देना, वरना वो तुझे रास्ता बना देगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। सुशील भाई प्रयागराज से, सागर अंसारी भाई उत्तर प्रदेश से, नंदू विश्वकर्मा इंडिया से, इरफान खान भाई बसंतपुर से, यूसुफ भाई पाकिस्तान से, निशा उड़ीसा से, वसीम भाई नागपुर महाराष्ट्र से, कविता हरियाणा से, छोफान कुमार भाई इंडिया से, मजहर आलम इस्लामपुर वेस्ट बंगाल से, संजय पॉल जाधव भाई पुणे से, रवि निषाद छत्तीसगढ़ से, गोविंद कुशवाहा भाई आगरा से, अमर भाई काठमांडू से, मुरसलीन कुरैशी भाई सहारनपुर से, रोहन भाई मुंबई से, कमल भाई असम से, राजेश कहार भाई ओडिशा से, मोंटी भाई जालंधर पंजाब से, राहुल कुमार मऊ से, शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीरना भाई असम से,
अमन कश्यप भाई लखनऊ से पवन कुमार। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डरावनी कहानी आप तक पहुंचे। फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ भी।